षड्यंत्र भाग 4 मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित उनके कहानी संकलन जंगल जिंदा है से षड्यंत्र भाग 4। देवी तृषा आई हैं। अरे तृषा आज इधर कैसे भटक पड़ी? तुम सच कहती हो सची, आज सचमुच मैं भटक कर ही यहाँ आ गई। अगर पता होता तो मैं आज कभी नहीं आती। तो क्या हुआ? पूछती हो क्या हुआ? आज इतनी छोटी सी यात्रा करने में लगा जैसे युग बीत गए और लगा जैसे मैं किसी अनजाने देश में पहुंच गई हूं। पहले जहां मेरा ध्वज अंकित वाहन हवा से बातें करता अपने लक्ष्य पर ही रुकता था, आज उसे मानो हर चरण पर रुकना पड़ा। लगता था जैसे सैकड़ों आंखें मुझे घूर रही हैं, कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष, मगर जैसे हर तरफ से टटोलती हुई। बहुत अपमानजनक लगा मुझे। जरूर वे गुप्तचर विभाग के या रक्षा कर्मचारी होंगे। हाँ, अब देवलोक में रक्षा व्यवस्था इतनी बढ़ गई है कि हर जगह गहरी असुरक्षा की भावना घेर लेती है। एक अपराध बोध सा जाग उठता है। लगता है मानो कोई भारी अपराध किया हो हमने। मैं बहुत दिनों से नगर की ओर नहीं जा सकी हूँ। अच्छा किया नहीं गई। देवताओं का यह नगर रहा ही कहाँ अब, जहाँ हर चरण पर तरह तरह के समारोह, सांस्कृतिक उत्सव और रास विलास होते रहते थे। देवों देवियों के हास विलास और कल्लोल से यह पता ही नहीं चलता था कि कब रात हुई कब दिन हुआ। इतना असाधारण परिवर्तन! तुम किस दुनिया में रहती हो सची? अब नगर में संध्या होते ही सन्नाटा हो जाता है। चारों ओर छाया मूर्तियों की तरह गुप्तचर तथा रक्षा प्रहरी घूमने लगते हैं और उनके चारों ओर मौत मंडराती रहती है। अपने घर से निकला अधिकारी या कर्मचारी फिर लौटकर आएगा या नहीं कोई नहीं जानता। किसी न किसी घर से उसके प्रिय के खो जाने पर दर्द भरी रुलाई की आवाज़ें कलेजा चीरती ही रहती हैं। हमेशा डर सा लगा रहता है सची। तुम भी डरती हो? तुमसे तो दूसरे डरते हैं। किसकी मजाल की कोई तुम्हारी ओर घूर कर भी देख दे। हाँ, तुम्हारे सलोने चेहरे पर मेरी नज़रें जरूर फिसल फिसल जाती हैं। धत, तुम क्या कह रही हो? हाँ तृषा, तुम्हें जब भी देखती हूँ तो यही लगता है यदि मैं पुरुष होती तो। हाँ, यह क्या कह रही हो? अच्छा चलो छोड़ दिया आज, लेकिन अगर मैं पुरुष होती तो तुम्हें हमेशा गले से चिपकाए रहती। सचमुच तुम कितनी प्यारी हो तृषा। लेकिन वे तो इन दिनों मेरी ओर देखते तक नहीं। सच कहूँ सची, डरती हूँ कोई पीछे तो नहीं लग गया है। जानती हूँ उसे। तुम सच कह रही हो सची। हाँ तृषा, मैं जानती हूँ उसे, जिसने तुम्हारे उन पर अपने जादू सा चला रखा है। जल्दी बोलो सची, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। कौन है वह मुंहजली? बोलो तो, जो मेरा सब कुछ छीन लेने पर पड़ी है। प्रशासन की नई चुनौतियां तृषा, जिसने हम सबों को अपने प्रिय से दूर दूर कर दिया है। वे बहुत पास होकर भी बहुत दूर रहते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि संकट का यह समय बहुत ही थोड़े दिनों के लिए है। ओह सची, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। इसीलिए कहती हूँ निर्भय रहो। एक बात कहूँ सची, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, कहो तृषा। तुम ही तो हो जिसके सामने मैं अपना हृदय खोल कर रख देती हूँ। कहने और सुनने दोनों में बुरा लगता है। कहो तो। लोग अब इंद्र के बारे में भी तरह तरह की बातें करने लगे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं इंद्र अब वह इंद्र नहीं रहे जिनका नाम निर्भय रहने के लिए काफ़ी था। आज तो स्वर्ग में चारों ओर प्रेतों का राज्य है। लोग इंद्र का नाम भूलते जा रहे हैं। जिसे देखो वही भय से वृत्र का ही नाम ले रहा है। जनता में नई नई विचारधाराएं जन्म ले रही हैं। देवेंद्र भवन में प्रवेश करने ही वाले हैं। अच्छा सची, अब मैं चलती हूँ। वे भी आ रहे होंगे, फिर यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में समय भी लगेगा। रुको तृषा, लेकिन नहीं, तुम्हें अभी रोक नहीं सकती। अभी तुम्हें घर ही पर ही होना चाहिए। हाँ सची, अगली बार हम साथ साथ मधुवन में चलेंगी। वहीं खूब बातें होंगी। हाँ तृषा। ओह सची, यदि वहाँ तुम भी होती तो देख पाती यह विनाश लीला। पहले विश्राम करो इंद्र।
ओह शची, यदि तुम भी वहाँ होती तो देख पाती यह विनाश लीला। पहले विश्राम तो करो इंद्र। विश्राम नहीं, तब तक विश्राम नहीं जब तक देवलोक की श्री शांति की पुनः स्थापना नहीं हो जाती। ओह शची, तुमने देवलोक के सभागृह को देखा होता, किस तरह उसके सर्वोच्च छत्र मंडप को काट कर गिरा दिया गया है। यह हमारा छत्र मंडप मात्र नहीं था, यह देवलोक का मुकुट था, जिसे इस प्रकार धूल भरी भूमि पर डाल दिया गया है और हम हाथ मलते हुए सामने देखते भर रह गए। थोड़ा मन शांत तो करो देवराज। जैसे उस ध्वस्त छत्र मंडप को दिखा दिखा कर वह दुष्ट दैत्य अट्टहास करता हुआ कह रहा हो, देवलोक की सुरक्षा पर सबसे अधिक गर्व था ना। देख देख, मैंने उसे भी तोड़ डाला। और यह इंद्र निर्लज्ज सा सब कुछ सुनता रहा। शची, क्या मैं वह इंद्र नहीं रहा जिसने देवताओं की ओर उठने वाले बाहुओं को सदा के लिए काट डाला, जिसने बर्बर शत्रुओं की वे आंखें सदा के लिए फोड़ डालीं जो देवताओं की ओर दुर्भावना से उठीं, जिस इंद्र का नाम मात्र उसके नागरिकों के लिए रक्षा का आश्वासन था। और आज कोई कायर उसे इस तरह छुप छुप कर चिढ़ा रहा है, और तुम्हारा यह इंद्र किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा है, किसी साधारण जन की तरह। ओह शची, ऐसे विकट संकट सामान्य लोगों के सामने नहीं आते। इंद्र, साधारण जन तो बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए क्षण भर का शोक मनाकर किनारे से चल देते हैं। सच तो यह है कि ऐसे ही चरम क्षणों में इतिहास नए करवट बदलने की तैयारी करता है। तुम तो इतिहास के निर्माताओं में हो इंद्र। सच कहती हूँ, अब उस दुष्ट का खेल खत्म होने वाला है। ओह शची, क्या सच? लेकिन मैं अपने वज्र का प्रहार किस पर करूं? आखिर कौन है, कहाँ है वृत्र? क्या कहा था उस दिन मानस ने? दधीचि? हाँ हाँ, कौन? इंद्र का वह छद्मजीवी शत्रु? क्या वृत्र? नहीं नहीं शची, वृत्र चाहे जितना भी असाधारण हो, वह मात्र एक दैहिक सत्ता है। अधिक से अधिक वह 2-4 छत्र और तोड़ देगा, किंतु कब तक वह मेरी दृष्टि से ओझल है? जब तक वह मेरी दृष्टि से ओझल है तभी तक ना। क्षण भर को वृत्र ने मुझे भी जरूर विचलित कर दिया था, किंतु मैं समझ सकता हूँ कि वह जैसे दुस्वप्न में कोई मुंह बिराकर निकल भागने वाला एक विकृत चेहरा भर था। किंतु फिर शत्रु कौन है? विचार, एक जागृत दहकता मस्तिष्क। मैंने तुम्हारे जीवन में अनेक विकट और उलझे क्षण देखे हैं इंद्र, किंतु तुम्हें इतना विभाजित पहले कभी नहीं देखा। लगता है एक साथ तुम कई दिशाओं में यात्रा कर रहे हो। प्रशासक हूँ ना, जिधर चलता हूँ उधर ही नई नई दिशाएं खुल जाती हैं। तब सोचना पड़ता है पहले किधर। ओह इंद्र, कभी कभी कितने अनबुझ हो जाते हो तुम। तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगता सची? ना ना, नहीं तो मुझे तो आकाश भी कटा नजर आता है, टुकड़ा टुकड़ा, और हर टुकड़ा मुझे अलग अलग दुर्भिसंधियों में व्यस्त नजर आता है। मैंने पूरा आकाश शायद ही कभी देखा हो। और तुम्हारा सभासद? मेरा कोई सभासद नहीं। मैं स्वयं ही सभा हूँ, स्वयं ही वक्ता हूँ और स्वयं ही श्रोता हूँ। वह वाणी जो मेरे विरुद्ध उच्चरित होती है, वह चाहे जहाँ से भी आती हो, मेरे शत्रु की वाणी है। वह दृष्टि जो मेरे सामने वक्र होती है, उसे संसार को देखने का अधिकार नहीं। फिर तुम किस राष्ट्र के रक्षक हो इंद्र? मैं ही राष्ट्र हूँ और मेरी ही रक्षा सबकी रक्षा है सची। ओह भीषण, तुम्हें वसंत के आने का बोध होता है इंद्र? वसंत? लेकिन मेरे लिए उसका उपयोग ही क्या है? और खिले हुए फूल, क्या किसी बसंत ने इससे सुंदर फूल कहीं खिलाए हैं? तुम इन क्षणों में कितने अच्छे लगते हो इंद्र, परंतु यह क्या, तुम्हारे बाहुओं की कसावट जैसे ढीली पड़ती जा रही है और जैसे मैं सरक कर नीचे गिरती जा रही हूँ। अब नहीं, यह आलिंगन नहीं जिसकी आबद्धता में मैं चूर्ण विचूर्ण हो जाया करती थी। तुम्हें वह युवक याद है सची? कौन युवक? वही दुबला पतला सा, जिसे देखकर लगता था मानो उसके शरीर में हड्डियों के अलावा और कुछ भी नहीं।
अच्छा, वह तेजस्वी युवक दधीची, भला कौन भूल सकता है उसे। दुबला पतला, किंतु लगता था जैसे उसकी आत्मा और काया संकल्पों के वज्र से बनी हो और उसकी वाणी जैसे ज्वालाएं निकल रही हों। हाँ हाँ, वही दधीची, हड्डियों वाला। कितनी सच्चाई थी उसकी वाणी में। अपने बारे में एक शब्द भी नहीं कहा उसने। देश दशा की ही चर्चा करता रहा। इंद्र, उसकी कई बातें बहुत कड़वी थीं। शायद ही कोई और तुम्हारे सामने यह सब कहने का साहस कर पाता, परंतु कितनी सच्चाई थी उसकी बातों में। किसी और से कुछ सुना उसके बारे में क्या? हाँ, कई परिचारिकाएं और परिचर भक्त से हैं उसके। लोग उसे ऋषियों का सम्मान देते हैं। जानते हो लोग क्या कहते हैं उसके बारे में? क्या? लोग कहते हैं वृत्र भी डरता है उसके प्रभाव से। अच्छा, लोग कहते हैं जनता में उसका प्रभाव दिनों दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि वृत्र और कुछ कर पाने से डरता है। अर्थात इंद्र को भूलने लगे हैं लोग उसके कारण। क्या क्या? कहीं तुम भी तो उसे चाहने नहीं लगी हो सची? यदि कहूँ हाँ तो ईर्ष्या होगी उससे मुझे। आज तुमने किस फूल के रस से स्नान किया है सची? क्यों, ललच रहे हो क्या? वह तो मैं सदा से लालची रहा हूँ। न जाने क्यों लगता है तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। तुम्हारी काया एक नए सरोवर सी कल्लोल करती लग रही है मुझे। कोई जनसभा बुलाऊं क्या? क्यों? हम भी तो सुने अपने नागरिकों को आमने सामने। आखिर उनके हितों का रक्षक तो मैं ही हूँ। हाँ हाँ, कई बार दूरियों से भी भ्रांति बढ़ती है। उस सभा में दधीची को बुला लो। हाँ हाँ, वह भी हमारी प्रजा है। सभी नागरिकों के साथ वह भी हो सकता है, किंतु उसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उसके लिए अलग से रक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। अच्छा, आज कौन अपना है कौन पराया कहना कठिन है। हो सकता है जनता में वृत्र के लोग भी सम्मिलित हो जाएं और कोई कुकांड की योजना बना लें। दधीची जैसे लोगों को हम किसी मूल्य पर खोना नहीं चाहते। हाँ इंद्र, वह जनता की नई आशा है, नई आशा। हाँ, एकदम ऐसी नर्म और मुलायम। मदन मोहन तरुण, भाग 4।